डायलॉग के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात हो, मुआशी या फिर कानूनी मुहाज हो, हर तरफ मसाइल ही मसाइल और इख्तलाफात ही इख्तलाफात हैं। बातचीत का सिलसिला बंद हो चुका है। खुलम खुला महाजराई और इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला जारी है। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का अहाता किया कि मखसूस ग्रोह अपने जाती मुफादात की वजह से ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर प्रोपेगेंडा कर रहा है और इस ऑपरेशन की गलत तस्वीर पेश की जा रही है। उन्होंने अदलिया से भी गिला करते हुए कहा कि हमारा अदालती और कानूनी निजाम 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देगा और कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएगा तो मुल्क में इंतशार मजीद फैलेगा और फसादियत बढ़ेगी। उन्होंने सोशल मीडिया को डिजिटल दहशतगर्दी से ताबीर देते हुए बताया कि हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं, यानी ये दोनों तबकात मुल्क की अमन सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी वाजे कर रही थी कि 9 मई वालों पर सख्तियां कम होने के बजाय मजीद बढ़ने जा रही हैं, जिसका अंदाजा हमें PTI के मरकजी दफ्तर पर छापे की सूरत में मिलता है। आज इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के मरकजी दफ्तर पर छापे मारकर तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को हिरासत में लिया। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है, जिसकी तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जा रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इन कार्रवाइयों पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि पुलिस के छापे हमारे मेंबरान असम्बली के बयान हल्फी हथियाने का बहाना थे, क्योंकि रियासत को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मखसूस नशस्तें PTI को क्यों वापस मिल रही हैं। दूसरी जानिब इतलात ये भी हैं कि जल्द ही वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में PTI पर पाबंदी समेत आरिफ अलवी बानी PTI और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने की मंजूरी दी जाएगी। इसमें पीपल्स पार्टी साथ होगी या नहीं होंगे और दूसरे इत्तेहादी क्या कहेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ डायलॉग में सबसे पहले मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कंवल शोजब साहिबा। बहुत शुक्रिया कंवल आपके वक्त का। एक मरतबा फिर से PTI के दफ्तर पर क्रैक डाउन, रऊफ हसन की गिरफ्तारी और मुतादिद गिरफ्तारियां, आखिर ऐसा क्या है आपके दफ्तर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इकरा। बहुत ही अफसोसनाक है जब सो कॉल्ड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं या लॉ इन्फोर्समेंट करने वाले अहलकार जो हैं वो इस तरह की हरकतें शुरू कर दें। देखिए, एक पॉलिटिकल उसका पार्टी का ऑफिस है, हमारी ख़वातीन वहाँ बैठी हुई थी, 14 ख़वातीन है, हमारी जनरल सेक्रेटरी साहिबा रुबीना शाहीन साहिबा, उनको भी उठा के ले गए हैं और उसके बाद वहाँ सितारा मार्केट में उनको ले जाया गया है। उसके बाद वहाँ से अभी हमारे लॉयर्स भी वहाँ खड़े हैं, हमारी ख़वातीन खड़ी हुई हैं, तो आगे से अंदर से ये बयानात दिए जा रहे हैं कि या तो कोई है ही नहीं। और दूसरा, जिस तरह पहले आप पूछ रही थी कि जी यहाँ पर क्या ऐसा है कि कौन सा मीडिया सेल चल रहा है, एक ओपन ऑफिस है, पब्लिक आती है वहाँ पे सारा दिन, हमें तो जगह नहीं मिल रही होती, इतना वो ऑफिस में स्पेस कम है, तो वहाँ पे कौन से ये रॉकेट के बनाने वाले वहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं या कोई वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई न्यूक्लियर बम बन रही है, बस कर दें। ये उसी तरह के मामलात हैं जैसे जी अगर फॉर इंस्टेंस कंवल शोजब जो है वो फैसलाबाद में भी थी और वहाँ पे भी पता नहीं कौन से दफ्तरों पे हमने अटैक कर दिए, फिर हम गुजरावाला में भी अटैक करके आ गए, हम लाहौर में भी पहुँच गए, मियाँ वाली भी पहुँच गए, फिर रावलपिंडी में भी हमें ATC में 10 जगहों पे 14 जगहों पे इम्प्लिकेट किया गया। सिर्फ इस किताब को ना मानने के ये बहाने हैं। आइन और कानून को जब आप वायलेट करते हैं, मॉकरी ऑफ लॉ एंड जस्टिस है ये सिर्फ बताया जा रहा है कि ताकत का इस्तेमाल करके हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी को भी हम उठा सकते हैं और फिर आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इस तरह से तो बनाना रिपब्लिक्स भी नहीं चला करती, उनमें भी कोई कुछ थोड़ा बहुता शायद लिहाज रखा जाता होगा। जिस तरह का यहाँ है कि पुलिस आई है, दिन दिहाड़े दंदनाते हुए लोगों को उठा के लेके गई और अब थानों में से लोग गायब हैं, ख़वातीन गायब हैं। ये कौन से मुल्क में होता है मुझे बताइए? ना उनको ना मिलने दे रहे हैं, ना उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। और मतलब ये अदालतें या तो खुले इस टाइम पे, सो मोटो एक्शन लेना चाहिए इन बातों पे कि आप सिर्फ एक पार्टी को क्यों इतना टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो बहुत ही मैं समझती हूँ कि अफसोसनाक किस्म के हालात हैं। अच्छा कंवल, ये भी सुनने में आया है कि रऊफ हसन की गिरफ्तारी के बाद इलेक्शन कमीशन में जो रिकॉर्ड जमा होना था वो पुलिस ले गई है, अराकीन के हल्फनामे भी उसमें शामिल है, तो अगर वो कब्जे में ले लिया गया है तो फिर अब आप क्या करेंगे आप लोग? देखिए जी, ये वाले मामलात भी आज पहली दफ़ा तो हुए नहीं है। इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी के बाद ही तो इस तरह के रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं। मुझे बताइए, जब हम अपने प्रपोजल सेकेंडर्स के साथ जाते थे उनको उठा लेते थे, हम अपने फाइलें देने जाते थे वो फाइलें गायब कर देते थे, हम स्क्रूटनी के लिए जाते थे तो वहाँ डाले आके खड़े होते थे, अंदर नहीं जाने दिया जाता था, कैंडिडेट्स को उठा लिया जाता था। तब भी हमने अदालतों का रुख किया था, अब भी हम अदालतों का रुख करेंगे। लेकिन ये जो फस्तायत है, जो आप देखें कि पुलिस को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो
पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद की पुलिस हो, तो ये क्या आप लोगों को या पूरी दुनिया को क्या मिसालें दे रहे हैं, क्या उनको मैसेज दे रहे हैं? यानी कि पाकिस्तान के शहरी जो टैक्स देते हैं या इस मुल्क में अमन अमान के साथ रहना चाहते हैं, सबस पासपोर्ट होल्डर हैं या शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, उनकी कोई राइट्स नहीं है, उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और यहाँ पर जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनका जो दिल में आएगा वो करेंगे, बाकी किसी के राइट्स नहीं है। हमें तो रियाया की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और वो भी मतलब एक बनाना रिपब्लिक होती है शायद, तो आपने तो इसका नाम इस्लामी और जमहूरिया और फिर पाकिस्तान रखा था। तो ना यहाँ इस्लाम ऑब्ज़र्व करते हैं, ना आप जमहूरियत ऑब्ज़र्व करते हैं, ना कोई लॉ है, ना कोई ऑर्डर है। इस तरह तो मैंने मतलब ये तो बदतरीन मिसालें, और ये बार बार की जा रही हैं। आपने अगर कोर्ट के ऑर्डर्स जो आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप गुंडागर्दी करें। आप इस तरीके से करें, या तो कैंडिडेट्स को उठा दें या फिर रिकॉर्ड उठा लें, और वो पाबंदियां जो हैं वो अपना आप सामने दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। आज तो आपके सामने ही है जी, हम क्या कह सकते हैं। आज डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक हर हाल पहुंचाया जाएगा, और ये सवाल भी उठाया कि KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर लोग उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए जी, इस पर तो अभी डिटेल आएगी, लेकिन 9 मई के मुल्ज़िमान को ज़रूर कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, लेकिन वो अदालतों का काम है, वो अदालतें पहुंचाएंगी, अदालतों में प्रूफ होना चाहिए। उसके अगेंस्ट DG ISPR या कोई और इदारा पार्टी कैसे बन सकता है? और उस पर अब आप देखें, इद्दत केस हो रहा था, और उसमें जो खबर मानिका के वकील हैं वो भी 9 मई को ही बात करके चले गए अंदर से। सुप्रीम कोर्ट का केस हो रहा हो तो वहाँ पर भी 9 मई की बात हो जाती है। तो भाई 9 मई का जो इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया, तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उस पर इंक्वायरी करें ना, उसकी फुटेजेस लाएं। अगर कुछ हुआ है तो बेगुनाह लोगों के ऊपर जो एक साल नहीं 14 महीने से अब ट्रायल्स किए जा रहे हैं, खामोशी से बंद दरवाज़ों और बंद जेल के कमरों के पीछे लोगों को इम्प्लीकेट किया जा रहा है, लेकिन सबूत तो कोई भी नहीं सामने आए। कभी कोई फुटेजेस नहीं आई, कभी कोई CCTV की वो जो रिकॉर्ड है वो नहीं सामने आता, और मतलब उसकी कोई फ्री एंड फेयर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो करें ना इसको किसी तरफ, मतलब वो जो कटाकटी खोलना है खोलें, जो एक तरफ साइड पे लगाना है लगाएं, लेकिन इसको एक सिंबॉलिक तरीके से इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम है कि वो आए और आके इन सारे मामलात को हैंडल करे। आई डोंट थिंक सो कि DG ISPR जो कि हुकूमत के अंडर आते हैं, उनको इस किस्म के बयानात आकर देने चाहिए। ये हुकूमत की तर्जुमानी है, हुकूमत को आके करना चाहिए। और हुकूमत भी क्या कर रही है? हुकूमत भी पॉलिटिकल पार्टी पे जी हम पाबंदी लगा देंगे इसलिए कि हम 17 सीटें सिर्फ जीते थे, और फॉर्म 47 पे हमें जिता के और बैसाखियों के ऊपर हमें बिठा के लाया गया है। तो आपने अगर अपने आप को सियासी और जमहूरी जमातें कहना है, तो फिर ये तमाशे बंद करें, चलें अवाम में, चलें और बात करें। आपकी जमात और बाकी जो वाकयात हुए वो आपके सामने ही है, उनकी तहकीकात करें। बिल्कुल। और आपकी जमात की चूँकि सोशल मीडिया पर बड़ी नुमाइंदगी है, तो इस हवाले से भी कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वो डिजिटल दहशतगर्दी है। हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं। देखिए जी, ये तो नई टर्मिनोलॉजीज़ जो निकाल के लाई जा रही हैं, मैं नहीं समझती कि ये एक्सेप्टेबल हैं, और इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ अपने हम वतनों के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही ख़तरनाक है। यही मीडिया था जो 5th जनरेशन वॉरफेयर जो थी, हाइब्रिड वॉरफेयर, उसको कर रहा था। तो कुछ थोड़ा सा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और जब पब्लिक के ऊपर कोई आप फसाइयत करते हैं या उनके साथ जुल्म सितम होता है, फिर उसका रिएक्शन आता है, और उसका बड़ा नेचुरल रिएक्शन आता है। तो मेरे ख्याल में सेल्फ करेक्शन की ज़रूरत ज़्यादा है, और मामलात को ठंडा करने की ज़रूरत ज़्यादा है, ना कि इस तरह से उनके ऊपर तेल डाल दिया जाए, जल्दी का जो है वो काम किया जाए। सो आई थिंक सो कि ये अननेसेसरीली इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं। सोशल मीडिया पे तो पाकिस्तान में बदतरीन इस वक्त पाबंदी लगी हुई है। फेसबुक पे पाबंदी लगाई गई है, ट्विटर बंद कर दिया गया है, VPN लगा के शहबाज शरीफ साहब जिनकी हुकूमत है वो दूसरे मुल्कों में मुबारकें देते पाए जा रही हैं। तो ये तो वैसे भी आज़ादी राय का जो इख्तियार था, जिस पे बहुत साबका हुकूमतों में शोर मचाया गया था, आज़ादी जो इजहार राय है, उस पर अब तो कोई तवज्जो ही नहीं है ना। वो जितने इनके तर्जमान बैठे हैं, जितनी इनकी इंफॉर्मेशन के सो कॉल्ड मिनिस्टर्स बिठाए गए हैं, कोई इस पर बात नहीं करता। लेकिन पहले बहुत शोर शराबा होता था, पहले कोर्ट्स में भी इस पर बहुत शोर शराबा था। अब आप देख लें कि मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस किस्म के बयानात का आना मैं समझती हूँ अफसोसनाक है। क्या PTI एडहॉक जजेस की तैनाती को चैलेंज करेगी?
जी बिल्कुल, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट है, 17 जजेस मौजूद हैं, तो आपको ये 4 जजेस क्यों चाहिए, ताकि एक बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाए, या उसको डिवाइड करना है सुप्रीम कोर्ट को। तो ठीक है। बिल्कुल, जब आप एक इस तरह का काम कर रहे हैं जिसकी गुंजाइश नहीं है और जो साफ नज़र आ रहा है कि उसमें भी कोई मैलाफाइडी है, तो फिर उस चीज़ को तो देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कवल शोज़ा पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं हम और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब और साबिक़ गवर्नर सिंह मोहम्मद ज़ुबैर साहब। सर, DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा किया कि अदालतें सानेहा 9 मई के मुल्ज़िमान को रिलीफ दे रही हैं और साथ ही साथ डिजिटल दहशतगर्दी का भी जिक्र कर दिया। सर, क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा ख्याल है अदालतें क्या कर, ये दो ही इसमें फरीक हैं जिनको इस पर अमल दरामद कराना है। एक तो अदालतें और एक हुकूमत पाकिस्तान है। हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूशन का केस बना के अदालतों में पेश करना है और अदालतों ने उस पर फैसले देने। अभी तक तो एक भी केस ऐसा नहीं आया कि अदालतों ने ये फैसला दिया हो कि जी हम ये नहीं मानते हैं और इसको हम फ्री कर रहे हैं या इसको हम सजा दे रहे हैं। मसला यही है। तो जो हुकूमत का काम है वो अगर हुकूमत ना करे तो अदालतें क्या करेंगी? अदालतें खुद से तो नहीं जाके केस बनाएंगी कि जी इन्होंने ये किया था 9 मई को या 12 मई को, ये जो किया है। तो सबसे बड़ा जो इसमें जो मेरा ख्याल है चीज जिसकी वजह से नहीं हो सकी और जिसकी वजह से अभी भी होना चाहिए वो हुकूमत का प्रोसिक्यूशन है। हुकूमत आके केस बनाएगी। ये XYZ है, इसमें ये इस बेसिस पर तो नहीं हो सकता कि जी सबने देख लिया इसलिए जजेस जो हैं फैसले देने शुरू करते। जजेस ने तो किसी स्पेसिफिक शख्स को सजा देनी है, एक को या दो को या 10 को या 100 को या 300 को, तो वो हर एक का केस बनेगा ना। इस बेसिस पर नहीं कहा जा सकता। तो वो केस प्रेजेंट हो, उस पर मुकदमा आगे चलना शुरू हो और फिर जाके ये हो। अब एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये है कि अगर ये वाकई संजीदगी से लिया जाता तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बच के निकल गए, तो फिर इसका मतलब है ये उस चीज की सजा नहीं देना चाहते थे, पॉलिटिकली किसी को बाहर या अंदर रखने के लिए कर रहे थे। तो पॉलिटिकली जिसने फैसला कर लिया कि जी मैं बच के निकल जाऊं और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो उसको बच के निकल गए। सर, तो इसका शिकवा वो हुकूमत पे भी तो कर सकते थे ना। उन्होंने तो हुकूमत का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने तो यही कहा कि अदलिया फैसले नहीं कर रही और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल है वो भी इसी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। नहीं, लेकिन ये इसका फैसला कौन करेगा कि अदलिया काम अपना पूरा कर रही है? अदलिया खुद करती है ना। अदलिया के बारे में बाहर से तो नहीं लोग बैठ के ये कोई कह सकता कि ये अदलिया अपना काम नहीं कर रही। अदलिया का काम जो समझ बूझ है, मुझे और आपको उससे 100 रंजिशें हों और कंसर्न हो, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि ये फलाना केस। लेकिन ये सारा जो चीज हुई है, ये जब से रिजर्व सीट्स का फैसला आया है अदलिया की तरफ से, तो अदलिया पर ये प्रेशर आना शुरू हो गया है। उसका आपने देखा था, तारड़ ने भी कहा कि जी बैन लगाने की बात की PTI को। उससे पहले तकरीबन 3 महीने पहले आपको पता है कि फैसला हुआ कि जी ये इसको 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखा कि जी हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, और तमाम एग्जाम्पल्स भी थी। तो उसमें उस वक्त 3 महीने में क्या हुआ? तो अदलिया को आप कैसे ब्लेम कर सकते? वो तो वापस मोड़ के पूछेंगे भाई हमें तो हमारे साथ तो ये सब हो रहा है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में ये आवाजें उठी, लेकिन अभी तक हमने देखा कि सब भूल के आगे बढ़ गए। मैं तो नहीं समझता कि अदलिया को कसूरवार ठहराया जा सकता है। और सर, आप ये समझते हैं कि बातचीत बंद है, पाबंदियां सख्त हैं, रऊफ हसन गिरफ्तार हो गए हैं, बानिए PTI अपनी हठधर्मी कह लें, वो किसी से बात करना नहीं चाहते, आप नून लीग पाबंदी लगाने जा रही है, हुकूमत का किरदार आप इसको फॉल्टी समझते हैं या फिर आपको लगता है कि ये तहरीक इंसाफ की गलत हिकमत अमली है? नहीं, तहरीक इंसाफ की आप हिकमत अमली पर जरूर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं तहरीक इंसाफ को आप February 8 के इलेक्शन के सही नताइज बता दें, वो मेरा ख्याल है वो सब कुछ मान लेंगे। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि जी हमने अब वो धांधली भी की है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की थी जनवरी 3 बल्ले वाला जो फैसला था जनवरी 13 को। तो अगर गलत इंटरप्रिटेशन की थी इलेक्शन कमीशन ने, तो उसका नुकसान किसको हुआ है? PTI को नुकसान हुआ है ना, सिर्फ रिजर्व सीट में नहीं, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी February 8 की सबसे ज्यादा।
तो वो उसका कोई कंसर्न ही नहीं होगा, उसकी कोई रंजिश ही नहीं होगी। तो उसको अगर आप कहेंगे कि आप हटदर्मी का मुजाहरा ना करें, वो कहेगा कि हम नहीं करते हटदर्मी का मुजाहरा, लेकिन हमें फिर इंसाफ भी तो दें। फरवरी 8 के इलेक्शन के हवाले से पूरी दुनिया कह रही है क्या हुआ। अब तो 11 जजेस ने कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तस्वर किया गया था। तो अगर आप खुद सोचे कि अगर वो बैंगन और फुटबॉल और दूसरे उस पर ना लड़ते और पीटीआई के नाम के नीचे अगर सारे कैंडिडेट्स होते तो इलेक्शन के रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल ठीक है। पीटीआई के हक में जाते। तो अगर आप किसी पार्टी से ये ले लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि आपकी रंजिशें भी ना हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मतलब 8 जजेस ने तो फैसला दिया ही दिया, बाकी 3 ने भी यही कहा है कि जी ये इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की थी। गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से नुकसान तो सिर्फ पीटीआई को हुआ और फायदा पीएमएलएन को हुआ। पीएमएलएन ने चढ़ाई कर दी कि जी इनको बैन करते हैं। बिल्कुल सही। जुबैर साहब, मेरे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब भी मौजूद है। नसरुल्लाह साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे जुबैर साहब से? नहीं, मैं जुबैर साहब ने जो शुरू में कहा कि मुकदमात प्रोसिक्यूशन जो है वो हुकूमत का काम है, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात जुबैर साहब की ये भी दुरुस्त है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो निकाल दिए कि उन तमाम मामला से। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ अदालतों की तरफ से अगर किसी शख्स की जमानत का केस गया जिसको गिरफ्तार किया गया 9 मई में कोर कमांडर हाउस के अंदर मौजूद होने की बुनियाद पर, और तोड़ फोड़ करते, और बाज़ लोग पेशावर में पकड़े गए या बाज़ लोग मियाँ वाली में गिरफ्तार हुए फायरिंग करते हुए, अगर उनकी बेल फौरी ले ली जाती है तो ये अदालतों का और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन एक फ़र्क पैदा होता है, तफरीक पैदा होती है, गिला शिकवा पैदा होता है। ये अलग बात है कि प्रोसिक्यूशन या मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम का मामला जो है अलग लटका हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बाज़ जगहों पर सपोर्ट मिलना, उससे ये तासर पैदा होता है कि अगर ऐसे मुकदमात जाते हैं जिस पे इस्टेब्लिशमेंट को या फौज पाकिस्तान को इस बात का रंज है कि हमारे ऊपर हमले हुए और लोगों की जमानत ले ली जाती है। इसमें तो कोई राय नहीं कि जब अदलिया भी उस सोशल मीडिया के दबाव का बाज को हिस्सा बनती है और जमानतें हो जाती हैं। जी जी जुबैर साहब, तो आप क्या, अच्छा मतलब एक महजब सोसाइटी में जमानत जब होगी तो हम जाके फिजिकली रोकेंगे, दोबारा जेल में डालेंगे? यही तो मसला हो रहा है। कितने ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि जी 10-10 दफा 12-12 दफा जमानतें होगी और उनको अंदर बंद कर दिया गया। अब ये फैसला कौन करेगा? फैसला ना मिलिट्री के पास ये इख्तियार है, ना हुकूमत के पास इख्तियार है, ना मीडिया। हाँ, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप गिला शिकवा कर सकते हैं, पर आप ये तो जज को जाके कह सकते हैं कि जी आप इसको जमानत ना दें। तो मतलब ये तो बड़ा, ये आपके लिए देखे ना, हर एक के लिए। और नसरुल्लाह साहब, अगर आपने तारीख पढ़ी होगी और आई एम श्योर आपने पढ़ी थी, 1971 में जो हालात हुए थे तो उस वक्त सारी जो बंदूकों के निशाने में आ रहे थे वो अवामी लीग वाले आ रहे थे। आज 50 साल के बाद उनको कोई नहीं ब्लेम करता, खुद अपने आप को ब्लेम करते हैं कि जी हमने हालात ऐसे पैदा किए थे। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप मुझे एक चीज का जवाब दें कि अगर जनवरी 11 या 10 तारीख को 2023 को पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई थी तो 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं होता? सबसे बड़ा क्राइम होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होती है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इस तरह से ट्रीट करेंगे कि 90 दिन में आपने इलेक्शन नहीं कराया, आपने 90 दिन में केपी में नहीं इलेक्शन। ईस्ट पाकिस्तान में हुआ क्या था? दिसंबर की 7 तारीख को 77 में इलेक्शन हुए, फरवरी का एंड आ गया, असेंबली नहीं कॉल हो रही, और फिर आप कहें कि जी बंगालियों ने रिएक्शन ऐसे क्यों कर दिया था? पहले तो अपना आपने फर्ज पूरा किया था, आपने पावर उनको हैंड ओवर की थी, आपने असेंबली कॉल की थी, आप करते ही नहीं। आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने थे। अभी मैं सुन रहा था वो राना सनाउल्लाह वो कहने की जी अलग अलग तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। किसने कह दिया अलग अलग नहीं हो सकते? और पूरे के पूरे वफाकी हुकूमत ने उस वक्त असेंबली के थ्रू रेजोल्यूशंस पास करवाई कि जी फंड्स नहीं है, बजट में नहीं है था कि जी हमारे पास हमने नहीं रखा था पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए या केपी में। मतलब मुझे आप ये बताएं तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्यों एक चीज अलाउ है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व कर सकता है इलेक्शन असेंबली को? और अगर वो डिसॉल्व करना वो गलत नियत से किया था तो 160 मेंबर थे मुस्लिम लीग के, एक भी कोर्ट नहीं गया। मोहसिन नकवी को अपॉइंट किसने किया था? पीटीआई ने तो नहीं अपॉइंट किया था। उसको ओथ किसने दिया था? गवर्नर ने दिया था। क्या समझ के ओथ दे रहे थे कि 1.25 साल तक ये चलते रहेंगे? तो आप कानून को पहले, कानून की इम्प्लीमेंटेशन को पहले यकीनी बनाएं। हम जो करते रहे हैं पूरी तारीख में पाकिस्तान में कि जी रिएक्शन क्या हुआ है। बलूचिस्तान में
रिएक्शन की बात करते हैं, ये नहीं करते कि जी उनको हमने महरूम किस चीजों से रखा गया है, ना तालीम है, ना सेहत है, ना गुर्बत, वहाँ देख लें, हर चीज को देख लें। तो लोगों का फिर एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू जब होता है तो फिर उसको रोकने के लिए लड़ाई झगड़े से नहीं होता, प्यार मोहब्बत से होता है। और प्यार मोहब्बत नहीं होगा, आज भी मैं कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ भाई, आज आप आइन पर अमल दरामद शुरू कर दें आज, और आइन पर अमल दरामद क्या है, बिल्कुल 9 मई वाले केसेस भी जो जहां जिसकी सजा बनती है बिल्कुल दें, 100% और देनी भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी चाहिए। 9 मई का मतलब ये नहीं है कि आप फरवरी 8 करें। ये आपको किसने अलाउ कर दिया था कि आप फरवरी 8 करें, क्योंकि वो 9 मई हुआ था। ठीक है। और जब जी सर नसरुल्लाह साहब। जुबैर साहब बसद एहतराम आपसे गुजारिश है, इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ चीज़ों पे आइन की वायलेशन हुई, लेकिन ये गिला दूसरी जमातों की भी होता है, पीटीआई से गिला होता है कि जब आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है, आप अदम एतमाद की तहरीक उठा के परे मारते हैं, आप उसे कहते हैं हम इसको आइनी प्रोसेस को नहीं मानते, आप उस वक्त की तहरीक को कामयाब होने के बजाय असम्बली का इजलास बुलाने को तैयार नहीं होते, आप उसको इजलास को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब होती है आप उसे तस्लीम नहीं करते, आप सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देते हैं। ये क्लैश का शिकवा गिला, ये पीएमएल आपकी बात बिल्कुल सही है। ये नसरुल्लाह साहब, यही तो फर्क है मोहम्मद जुबैर और बाकियों में। जब पीटीआई ये कर रही थी तो मोहम्मद जुबैर सबसे आगे बढ़ के उसको क्रिटिसाइज कर रहा था। आपने मुझे कहीं पीछे देखा था? 2018 से लेके 2017, 2019, 2020, 2021 कि मैंने इमरान खान या पीटीआई को क्रिटिसाइज ना किया हो, और खुद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बावजूद इसके कि मेरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, बट मैं तो तभी तो मैं कहता हूँ ये कैसे हो सकता है कि 2018 का इलेक्शन अगर गलत हुआ था और मोहम्मद जुबैर गलत कह रहा था, तो 2024 का इलेक्शन इसलिए गलत नहीं कहूंगा कि 2018 में चूंकि गलत हुआ था। यही तो मसला है, इसलिए तो पाकिस्तान फंसता है। पहले हम चॉइस करते हैं अपनी लीडर को, अपनी पार्टी को, और फिर हम अपना उसमें एक आर्गुमेंट बनाते हैं कि जी अब हमने क्या कहना है। भाई अगर 2018 में जब मोहम्मद जुबैर ने गलत कहा था कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो फिर मोहम्मद जुबैर को अभी 2024 के इलेक्शन में धांधली क्यों ना नजर आए? मतलब पॉइंट ही यही है। अगर शाहिद खाकन अब्बासी को या मरियम नवाज को जब अरेस्ट किया था, या नवाज शरीफ को या उनको अरेस्ट किया था, तो गलत को गलत कहा था ना मोहम्मद जुबैर ने। तो आज के अरेस्ट को मैं कैसे गलत को सही कह सकता हूँ? ये जो बहस है ना, ये जो लॉजिक है, ये उन कौमों में होती है जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती हैं। किसी 2000 राना सनाउल्लाह को अरेस्ट नहीं किया था, भाई राना सनाउल्लाह का तो गलत था ना, तो उस वक्त के गलत को आज कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? इसका मतलब 2029 में पीटीआई वापस आ जाए और वो फिर वही काम शुरू करते और हम वो उसी तरह से जस्टिफाई करना शुरू कर दें कि जी वो इमरान खान को दीवार नहीं पढ़ते ना, माजी को याद रखना चाहिए, वो करते नहीं। बिकॉज हम पॉलिटिक्स को बिल्कुल रिलीजन की तरह लेते हैं। हमने हर सूरत डिफेंड करना है उस पार्टी को जो हमें अच्छी लगती है, और उससे अपोज करना है जो हमें अच्छा नहीं लगता। अब ये कहना कि जी इमरान वापस आ जाएगा तो फिर क्या होगा भाई? फिर क्या होगा? तो फिर आप अपने आइन को चेंज करें, आइन में जाके 2/3 के इमरान खान कभी नहीं होना चाहिए। नसरुल्लाह साहब आपका टेक सर। फिर जो बात आप कर रहे हैं हम इससे इत्तेफाक करते हैं। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ कि 2018 में भी आपने गलत कहा, आज 2024 को भी गलत कह रहे हैं। ये कहा जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है और PTI है और आपकी इस्टेब्लिशमेंट है। अगर 2018 की बुनियाद गलत रखी गई तो उसको दूसरी पार्टियां माफ करने को तैयार नहीं है, और जो कुछ बाजी में हुआ उसको तीसरी पार्टी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये सर्कल है जिसमें हम चल रहे हैं। ये बात आइडियली बहुत दुरुस्त है कि आज की मुस्लिम लीग नवाज को ये कह देना चाहिए कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। 2024 के इलेक्शन में हमने ये सीटें हारी हैं, हम इमरान खान साहब को वापस दे रहे हैं। लेकिन जो हमारी सियासत है, मरवजा सियासत, तो ये है, वो कहते हैं 2018 का इलेक्शन मुझे वापस दे दो। नवाज शरीफ कहता है 2017 में आपने मुझसे अदालत के साथ मिलकर, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुझे निकाला था, मुझे वापस दे दो। जब तक ये सियासतदान जुबैर साहब अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करके बैठ के ये बातचीत जो आपका आर्गुमेंट है ना, आपका आर्गुमेंट है, उसमें मुल्क आगे नहीं जा सकता कि ये तो फिर खत्म ही नहीं होगा ना। और ये बाय द वे ये पहली दफा हुआ यार, ये आर्गुमेंट पहले नहीं होता था। ये मुस्लिम लीग ने हर सूरत में हुकूमत में आना था और हर सूरत में इमरान खान को अंदर बंद करना था। तो आप जस्टिफाई करते हैं
अगर मुल्क को आगे जाना है तो मैं कहता हूँ आइन पर अमल करें ना। ये कैसे आप कह सकते हैं कि जी मैं आपको सिर्फ इस्लामाबाद के 3 नेशनल असेंबली सीटों का दे दूं, खुद फॉलो करें और इंसानियत के बेसिस पर फॉलो करें, फॉरगेट अबाउट द आइन। क्या इंसाफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जहां बिल्कुल करीब पहुंचता है जज फैसला देने के लिए जुबैर साहब होना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर शायद अब्बासी को अंदर किया गया, अगर मिफ्ता इस्माइल को अंदर किया गया, अगर राना सनाउल्लाह को अंदर किया गया, उनको बेगुनाह उनकी ख्वातीन भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, आज अगर कोई बेगुनाह हुआ है वो उसकी तो गलती माने कि मैंने राना सनाउल्लाह साहब आपको नजायज अंदर किया था। बिल्कुल। देखिए पहली बात तो ये है कि सियासतदान, ये अगर आप कहेंगे कि इमरान खान आके ये पहले कहे तो ये कोई भी नहीं करता, लेकिन ये चीज पर कि जी इमरान खान को इसलिए, इसका मतलब ये है कि बाकी फिर पाकिस्तानियों से एक्सपेक्ट ना करें ना कि वो कानून पर चलेंगे, ये ना एक्सपेक्ट करें कि जी वो अदालत के फैसलों पर चलेंगे कि जी 2014 में क्या हुआ था, जी 2018 में क्या हुआ था, 2024 में क्या हुआ था। यही है ना हमारी जस्टिफाई कि हम ये शो करते हैं इस बहस से कि हम इवल, मतलब हम ये नहीं कहते कि जी मैं ज्यादा अच्छा हूँ, हम ये कहते हैं ज्यादा खराब नहीं, मैं नहीं ज्यादा खराब, आप ज्यादा खराब हैं, आपने ज्यादा खराब काम किए थे, आपने लोगों पर वो फैसिज्म की थी, हमारी फैसिज्म उतनी खराब नहीं है, और हमारी है भी तो इस वजह से क्योंकि आप 2018 में आप फैसिज्म राइज की थी आपने। कौन सा आर्गुमेंट है? मतलब बजाय कि हम ये कहें कि लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है ना। जब बानिए पीटीआई ये कह दे पीपल्स पार्टी से मैंने बात नहीं करनी, नून लीग से मैंने बात नहीं करनी, यार उनकी मर्जी है, उन्होंने नहीं करनी। ये एक सेकंड, एक ये कहना मैं और आप, उसका आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि एक शख्स ने लूट के एक बिल्डिंग तामीर कर ली, वो एक बड़ा बिल्डिंग का मालिक बन गया, आप उससे कहते हैं कि उसको जस्टिफाई कर दें, चले उसने लूटा था बात छोड़ दें, आइंदा से जो लूट रहे हैं उनको जो है लूटना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि आइंदा से जो लूट रहे हैं उनको पकड़ के जेल में बंद कर देना चाहिए, लेकिन जिसने एक इमारत एक बुनियाद पर आइन तोड़ के गलत तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की मदद लेके 2018 के इलेक्शन में वजीर आजम साहब बने, क्या उनकी भी कुछ सजा होनी चाहिए? अगर नहीं सजा होगी नहीं तो ये उनकी सजा पहली बात तो ये है कि उनकी सजा जो है कानून, मैं तो हर चीज कानून के तहत कह रहा हूँ, अगर कानून में उसकी सजा बनती है तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस मुल्क के साथ, इस मुल्क को आप तबाही में डालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मियां नवाज शरीफ और मुझे नफरत है इमरान खान से, इसलिए अगर कानून के तहत आज चलेगी तो इमरान खान का फायदा हो जाएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि अहमद जंजुआ जो अभी अरेस्ट हुए, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो गलत हुए तो गलत को गलत ही कहूंगा ना, और क्या कहूँ भाई, जब वक्त था अब हमारे सोशल। लेकिन सर अच्छी बात ये है कि इस पर बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात ये है सर इस पर बहस हो रही है और लोग इस पर सोच भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर उमर साहब मेरे साथ मौजूद थे। तज्ज़िया का ब्रेक हम लेते हैं और आपसे हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर कानून और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। बहुत शुक्रिया शाइक साहब आपके वक्त का। सर जो रेफरेंस पीटीआई दायर करने जा रही है और उसके बाद अदम एतमाद का इजहार जस्टिस काजी फाइज ईसा पर, हालांकि मुकदमात में रिलीफ भी पीटीआई को मिला है, आपको लगता है अपने मकसद में पीटीआई कामयाब हो पाएगी? मेरे ख्याल में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये ऐसा होने लगे तो फिर हमारा जुडिशल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि किसी को भी, कोई भी लिटिगेंट जाएगा, अगर उसको जरा से भी शुबा हो या वो समझता है कि उसके लिए बेहतर ये है कि ये जज उसकी ना सुने उसको, तो उस सूरत में वो रेफरेंस फाइल कर देगा और उसका वो चाहेगा कि वो उसका केस ना सुने। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो कहा कि हमारा जुडिशल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल सही। सर हमारे मुल्क के वजीर दिफा को आईनी ब्रेकडाउन का खदशा है और वो सारा मलबा अदालतों पे डाल रहे हैं, और मंजर कशी ऐसे है जैसे मखसूस नशस्तों के फैसले ने जो है वो आईनी ब्रेकडाउन की तरफ जो है वो सफ़र शुरू कर दिया है। आपको लगता है अदालतें हद से तजावज़ कर रही हैं या फिर कोई और फरीक तजावज़ कर रहा है? देखिए, जो सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है और जिस तरह से ये जो मखसूस नशस्तों वाला केस जो डिसाइड हुआ है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो इन्वेस्टिगेशंस की और जो मीटिंग्स की, उससे ये जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन ने हालांकि कह दिया है कि वो उसको ओबे करेंगे, उसके ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट को के ऑर्डर को, लेकिन उनकी बहुत सी रिजर्वेशंस हैं और एफिडेविट्स के मुतालिक और दूसरी चीज़ों के मुतालिक और टाइमिंग के मुतालिक। पहली सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि एक रिव्यू पिटिशन फाइल हो गई है और रिव्यू पिटिशन दी जा सकती
क्योंकि वो जजेस मौजूद नहीं हैं और जो प्रॉपर फुल जजमेंट है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो इस बात से तो जहाँ तक के इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, उनकी ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है कि जब तक के फुल जजमेंट नहीं आएगी वो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो बहुत से लकूनाज हैं इसके अंदर और इसमें यकीनन प्रॉब्लम्स होंगे और इसको देखिए आइंदा से किस तरह डेवलप होता है और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है देख रहे हैं हम। टेररिज्म का मामला भी आ रहा है, दूसरी चीज़ें भी आ रही हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई DGISPR की। तो अब इससे जाहिर यही होता है कि मेरे ख्याल में हम बढ़ रहे हैं किसी किस्म की इमरजेंसी के लिए और या गवर्नर रूल इन फ्रंटियर प्रोविंस। एडहॉक जजेस की तैनाती पर भी काफ़ी वावेला है, हालांकि माजी में भी ऐसे होते रहे हैं। 22 जजेस पहले भी एडहॉक तैनात हो चुके हैं, अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं। इस दफ़ा आपको लगता है जानबूझकर इन तैनातियों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है या फिर टाइमिंग गलत है इस तैनाती की? देखिए, एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट तो कोई नई बात नहीं, ये हमेशा होता आ रहा है और किसी को पता भी नहीं होता कब एडहॉक जज अपॉइंट होता है और कब वो चला जाता है। लेकिन वो तो एक नॉर्मल बात है। आर्टिकल 182 में साफ लिखा हुआ है कि ये पावर्स चीफ जस्टिस के पास हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, और जबकि लोगों के जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उस सूरत में तो लोग समझते हैं कोई ऐसी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होती है जो कि अनयूजुअल है, तो उस सूरत में वो उसको समझते हैं कि दूसरी पार्टी जो कि अंडरडॉग है वो समझती है कि ये हमारे खिलाफ है। तो इस वजह से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इन एनी केस एडहॉक जजेस में सिर्फ एक जज ने किया है, किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं है, तो कोई फर्क नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, 2 जजेस ने इनकार किया और तीसरे ने व्हाट्सएप पर इनकार कर दिया, लेकिन तैनाती इसलिए कर दी गई कि चीफ जस्टिस उससे फिर बात करेंगे और कायल करेंगे। ये दुरुस्त तरीक़ाकार है कि इनकार करे तो फिर उसे जज कायल कर ले और तैनात भी कर दे? जब इनकार कर दे तो मेरे ख्याल में ये तो उनको चाहिए था कि उनको एक्सेप्ट कर लेते और उसको उनको ना इंक्लूड करते इसके अंदर। ये मेरे ख्याल में हो सकता है कि वो जज साहब खुद बाद में वो कह दे कि मैं तो नहीं बैठना चाहता, तो कर सकते हैं, उनके पास तो पावर्स है। सर, हुकूमत इंडिया दे चुकी है कि वो PTI पर पाबंदी लगाएगी और इरादा भी रखती है, तो किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना और इसे कालेदम करार देना आसान है? और अगर ऐसा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को साबित करना आसान होगा हुकूमत के लिए? देखिए, इस केस में जो मेन इशू है जिसके लिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए और वो आर्टिकल 17 के तहत वो कर सकते हैं, तो उसमें जो उनका मेन इशू ये है कि ये जो PTI है वो ऐसी हरकतें कर रही है मुल्क के अंदर जो कि मुल्क की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है। अब मुल्क की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ अगर है कोई चीज़ तो यकीनन ये पाबंदी लग सकती है, ये तो आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। लेकिन वो किस बिना पर कर रही है ये देखना पड़ेगा और उसके लिए उनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि किन किन वजूहात की बिना पर वो ये समझते हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रही है। मेरे ख्याल में ये सबूत देना, ये प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ें अभी तक मंजर आम पे आई हैं वो ऐसी मामूली हैं कि उस पर ये कहना कि मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ है, ये मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। यकीनन जो स्टेप्स PTI ने लिए हैं कई वो ऐसे हैं कि जो गैर दानिशमंदाना हैं, जो उनको नहीं लेना चाहिए था, और अगर थोड़ी बहुत वो उसके मुताबिक सोचते तो ना लेते, लेकिन मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई है कि उन्होंने वो एक्शन ले लिया। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि वो मुल्क की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है। तो अब ये इस वजह से मेरे ख्याल में तो ये मुश्किल होगा उनके लिए ये प्रूव करना सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उनकी हरकत जो है वो मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब मेरे साथ मौजूद। और अब देखते हैं ये मामलात जो आगे बढ़ रहे हैं ये किस नहज पर जाके ख़त्म होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।